ओके, रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9.11 चेक करिए क्या क्वेश्चन दिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड मतलब दो लेंस वाला माइक्रोस्कोप है। कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो वी हैव द ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ दैट इज एफओ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और आईपीस का फोकल लेंथ है एफई इज 6.25 सेंटीमीटर। दोनों कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं तो दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। दोनों लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस है? इट इज 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड in order to obtain the final image at the least distance of distinct vision 25 सेंटीमीटर and at infinity। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो लेंस है और माइक्रोस्कोप में आपका लेंस का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। आगे वाला लेंस छोटा रहता है, पीछे वाला लेंस बड़ा रहता है, ठीक है। आपको ये कहा है दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको फाइनल इमेज कहां चाहिए? पहले केस में आपको फाइनल इमेज चाहिए 25 सेंटीमीटर के ऊपर। मैं केस 1 सॉल्व कर रहा हूं जहां पे हमें फाइनल इमेज चाहिए हमें एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस, ठीक है बेटा। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि अगर इसे फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनाना है, इसे फाइनल इमेज कहां बनाना है? 25 सेंटीमीटर के लिए। तो आपको इसके लिए इमेज डिस्टेंस दे दिया है, फाइनल इमेज ये बनाएगा। कहां बना रहा है फाइनल इमेज? ये 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस वीई, इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस हमारे पास है कितना है? 25 सेंटीमीटर इस तरफ है, मतलब प्लस। तो हम ये फाइंड करेंगे कि इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? तो यहां पे आप आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट रखते हो, राइट। ये क्या करता है? एक रियल इमेज यहां बना के देगा, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसके आगे आपने ऑब्जेक्टिव रखा है, ऑब्जेक्टिव का एक रियल इमेज बनेगा यहां पे और ये रियल इमेज का फाइनल मैग्निफिकेशन ये करेगा। तो इसने फाइनल मैग्निफाइड इमेज कहां बनाया? 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो ये फाइंड करो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट मतलब ये, ओके। फाइंड करेंगे, लीजा को फोन करूं बाहर जाके, ओके। सो लिसन, ध्यान यहाँ पे। तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये इमेज कहां बन रहा है। अगर आपको ये इमेज मिल गया, अगर आपको ये डिस्टेंस मिल गया, सी दिस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस, राइट। ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो दिस, सॉरी, हाँ आईपीस के लिए। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका? इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये इमेज किसने बनाया? ऑब्जेक्टिव ने। और ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम क्या करेंगे? चलो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम बी के ऊपर से यू ही फाइंड करेंगे। सो आई विल राइट हियर फॉर आईपीस, अंडरस्टैंड एवरीवन, फॉर आईपीस, फॉर आईपीस आपका फाइनल इमेज कहां पर है? 25 सेंटीमीटर प्लस। उसका फोकल लेंथ कितना दिया है आपको? फोकल लेंथ दिया है 6.25 सेंटीमीटर आईपीस का। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होगा ये फाइंड करेंगे। चलो मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कहता है लेंस फॉर्मूला? 1/v minus 1/u equal to 1/f। what you will get? 1/u equal to 1/v minus 1/f। एलसीएम करके इनवर्स कर लो, क्या आ जाएगा आपका? u इक्वल टू f माइनस वी डिवाइड बाई एफ वी। इनवर्स करना पड़ेगा ना इसको, f माइनस वी डिवाइड बाई एफ वी। इनवर्स कर लो उसको, यू विल गेट एफ वी डिवाइड बाई एफ माइनस वी। चलो वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। दिस इज फॉर आईपीस, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v फॉर आईपीस? 25। व्हाट इज द फोकल लेंथ? 6.25 डिवाइड बाई क्या करेंगे? f माइनस वी। f कितना है? 6.25, ओके। मैंने इमेज डिस्टेंस सही लिया कि गलत लिया है? गलत लिया है। किस तरफ बना है इमेज आपका? इस तरफ बना है। फाइनल इमेज कहां पर है? लेंस के इस तरफ है और यहां पे वाला इमेज क्या होता है? नेगेटिव होता है, ओके। लेट्स पुट दिस नेगेटिव। 6.25 इज f माइनस 25। बताइए कितना आ रहा है ये? दिस विल बी -25 इंटू
6.25 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा आपका 31.25, ये 5 से कट हो जाएगा यहाँ पे, एंड आंसर वुड बी -5 सेंटीमीटर। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, 5 सेंटीमीटर इस तरफ है, तो इस लेंथ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल 15 सेंटीमीटर है, उसमें से ये कितना आ गया 5, तो ये कितना होगा 10, तो इस लेंस के लिए इमेज कितने पे है, 10 के ऊपर, तो इसका ऑब्जेक्ट कहां बनेगा फाइंड कर सकते हैं हम वापस फॉर्मूला अप्लाई करके, तो हम यार यहां पे लिखेंगे कि फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, और यू कैन राइट हियर फॉर ऑब्जेक्टिव image is at, for objective image is at 15 minus 5, that is 10 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है आपको, आपको क्या दिया है, फाइनल इमेज का लोकेशन दिया है, इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज करो और फाइंड करो कि इसका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, क्योंकि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी इमेज है, तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस मिल गया। अब इसके लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर लो, तो 2 बार आपको लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ करना नहीं है। चलो राइट हियर, नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव, चलो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज कहां पर है, 25 कितना था, 10 सेंटीमीटर ना, कितना था ये 10 सेंटीमीटर, कहां पर, इस तरफ के इस तरफ, इस तरफ मतलब प्लस। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना दिया था आपको क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, वापस अभी आगे जो फॉर्मूला बनाया वो यूज कर ले, वी एफ अपन एफ माइनस वी, ये वी माइनस एफ क्या था, वी एफ अपन, ओके विल रिमेंबर इट लाइक दिस, एफ वी अपन एफ माइनस वी। चलो एफ कितना है 2, वी कितना है 10, एफ इज 2, वी कितना है 10, 20 माइनस 8 और इट बी -2.5 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, तब जाके आपका फाइनल इमेज कहां बनेगा, नियर पॉइंट पे। समझ आया आपको, 2 बार आपको लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वी राइट हियर ऑब्जेक्ट एट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, देखो सेकंड पार्ट में ऐसा कहा है, फाइनल इमेज कहां पे चाहिए, इंफिनिटी चाहिए, और ये पूछा व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन बोथ द केस। लेट्स फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर इन द फर्स्ट केस, इसमें मैग्नीफाइंग पावर पास कर ही लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, जब 2 लेंस होगा तब m1 इंटू m2, जब 2 लेंस होते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, m1 इंटू m2, मोर कन्वीनियंटली हम इसको लिखेंगे mo फॉर ऑब्जेक्टिव इंटू me फॉर आईपीस। लेंस के लिए लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू फॉर ऑब्जेक्टिव, v बाई यू फॉर आईपीस, राइट, ओके। चलो यहां पे what will you get, okay what is the VO and UO, VO UO कितना है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ये रहा, ऑब्जेक्टिव लेंस का VO है 10, UO कितना आया -2.5। चलो VE UE, VE कितना है, VE है आपका 25 माइनस में, और UE कितना आया था -5, -25, और ये आया है आपका -5, खाली वैल्यू डालना है। चलो कितना आंसर बनेगा, ये कट हो जाएगा आपका 5 से, फिर ये कट हो जाएगा 2 से, और आंसर इज गोना बी -20। दिस इज द मैग्निफिकेशन इन फर्स्ट केस। पहला केस यहां पे सॉल्व हुआ आपका। सेकंड केस में आपको फाइनल इमेज कहां लाना है, इंफिनिटी पे। सेकंड केस में आपको फाइनल इमेज कहां लाना है, इंफिनिटी पे लाना है। चलो केस बी सॉल्व करते हैं। इन द सेकंड केस फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आईपीस। तो आईपीएस के लिए पहले, चलिए आईपीएस के लिए मैंने ऐसा कहा ना कि जिनका बाकी बाहर निकल जाओ। हाँ समझ में नहीं आया तुमको जब मैंने कहा तब कि स्केल लेके समझाना पड़ेगा। चल बाहर निकलो, तो एब्सेंट क्यों था कल, एब्सेंट क्यों था कल, डू यू हैव एनी रीजन।
तो हंस क्या रहे, उधर आके झापड़ मारूंगा, सब ठीक हो जाएगा। चल तुम बाहर निकलो तो सब लोग, चलो तुम जिनका बाकी है वो गेट आउट। क्विकली। ओके चलो, आईपीएस को फाइनल इमेज कहां बनाना है, इंफिनिटी पे। आईपीएस का फोकल लेंथ कितना दिया है आपको, 6.25 सेंटीमीटर। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे। फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली कहां पे होगा, फोकस पे। तो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आ जाएगा, कहां पे होगा, एट फोकस। कहां पर है फोकस, 6.25 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो इमेज है वो यहां से कितने डिस्टेंस पर है, 6.25 पे। यू गेट दिस, यू गेट दिस। ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पे, तब जाके इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी के ऊपर बनेगा। अंडरस्टूड? ओके चलिए नाउ ओके, दो लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना था, 15 सेंटीमीटर। उस तरफ कितना डिस्टेंस आ गया, 6.25। तो इस तरफ कितना डिस्टेंस होगा, लेट्स चेक इट आउट। सो वी राइट हियर, ओके, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 6.25। ये लॉजिकली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, 8.75 सेंटीमीटर। चलो अब वापस जाओ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने फाइनल इमेज कहां बनाया है, 8.75 प्लस के माइनस प्लस इस तरफ बनेगा, ऑब्जेक्टिव का इमेज इस तरफ बनेगा, राइट। चलो उसका फोकल लेंथ कितना दिया है आपको, 2 सेंटीमीटर। चलिए उसके लिए क्या फाइंड करना है आपको, यू क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला है यू का, वी एफ अपन नहीं एफ वी अपन एफ माइनस वी, एफ माइनस वी। चलो एफ कितना रखना है, 2, वी कितना रखना है, 8.75 डिवाइड बाई एफ माइनस वी। चलो क्या आंसर आएगा, ये 16 17.5 हो जाएगा ये, और डिवाइड में हो जाएगा आपका माइनस 6.75। कितना आ रहा है माइनस में, 2.59। So here we'll put the object at 2.59 centimeter from objective. Okay, what is the magnification in this case? तो फाइनल इमेज कहां बना है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे बनने वाला इमेज साइज में कैसा होता है, इंफिनिटी बड़ा होता है। जितना इमेज दूर बनेगा उतना बड़ा बनेगा। इंफिनिटी पे बनने वाला इमेज भी कैसा होता है, इंफिनिटी होता है, राइट। तो इस केस में आप मैग्निफिकेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्या लिख सकते हैं इस केस में, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो वी राइट हियर, लेट मी फाइंड सम स्पेस। ओके fine, so we'll write here that in this case object should be placed at, check your answers, object should be placed at 2.59 centimeter from objective, right? What is the magnification given in this case? हाँ, पहले वाले में मैग्निफिकेशन कितना है, 20, और दूसरे में कितना है, 13.5। 13.5। तो फिर इन्होंने फॉर्मूला यूज किया होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने एक फॉर्मूला बनाया है मैग्निफिकेशन का, एल डी बाई एफ ओ एफ ई। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू हियर। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा है, एल डी बाई एफ ओ एफ ई लिखा है ऐसा, देखना लिखा है, थियरी लिखी ना कल, उसमें था ये। ओके चलो, व्हाट इज दिस एल, एल इज ट्यूब लेंथ। और ट्यूब लेंथ क्या होता है, ट्यूब लेंथ होता है इसका प्राइमरी फोकस, इसका सेकेंडरी फोकस और इसके प्राइमरी फोकस के बीच का डिस्टेंस। अब ये भी आपको यहां पे लॉजिकली फाइंड करना पड़ेगा। ओके सी हाउ कैन वी फाइंड दिस, नए पेज पे चलते हैं। तो आपका एक लेंस यहां पर है, एक लेंस यहां पर है, इसका फोकस है 2 सेंटीमीटर का, इसका फोकस है 6.25, सुनो, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। इसका फोकस यहां पे होगा एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसका फोकस यहां पे होगा एफ ऑफ आईपीस, और उन दोनों के बीच में जो है वो क्या है, एल है।
तो अगर आप टोटल प्लस करोगे तो FO प्लस ट्यूब लेंथ प्लस FE, FO प्लस L प्लस FE कुल मिला के कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो योर L विल बी इक्वल टू 15 माइनस FO माइनस FE। FO कितना है 2, FE कितना है 6.25, कितना आ जाएगा ये 6.75। चलो D क्या होता है नियर पॉइंट, D क्या होता है मुन्ना नियर पॉइंट, नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। चलो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, L D बाई FO FE। L कितना है 6.75, D कितना है 25 डिवाइड बाई FO FE। FO कितना दिया है आपको 6.25 एंड FE है 2, कितना आंसर आ रहा है बताओ 13.5 आ गया आपका आंसर, चेक करो 13.5। दिस इज हाउ यू कैन गेट द मैग्निफिकेशन व्हेन योर इमेज इज एट इंफिनिटी। दिस इज योर आंसर, ओके अंडरस्टूड। अब जो आगे वाला केस था ना इमेज एट नियर पॉइंट में था ना, जब इमेज एट नियर पॉइंट, सुनो इमेज एट नियर पॉइंट, तो इमेज नियर पॉइंट पे है तब आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है L बाई FE, ये होता है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, और ऑब्जेक्टिव कितना मैग्निफिकेशन देता है D प्लस FO प्लस D बाई FO प्लस 1। ये सब आपने लिखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला में कि जब फाइनल इमेज आपको नियर पॉइंट पे चाहिए तो मैग्निफिकेशन कितना मिलता है 1 प्लस D बाई FO। अब इसमें वैल्यू डालो कितना आ रहा है, L कितना है आपका 6.75, FE इक्वल टू 2, D इज 25, FO इक्वल टू ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 2 प्लस 1, कितना आएगा ये, नहीं यहां पे FE आएगा सॉरी, क्योंकि आईपीस बिहेव लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप, यहां पे FE आएगा यहां पे FO आएगा, ठीक है। तो ये FO कितना है, FO इज ये आईपीस है और ये ऑब्जेक्टिव है, FO इज 2 एंड दिस इज 6.25। ये आंसर कितना आ रहा है 4 प्लस 1 5 इंटू ये 4 ही होगा ना, और ये कितना हो रहा है 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, इसमें 20 सेट नहीं हो रहा है आंसर, इसमें 20 है ना आंसर, देखो अपने ही सॉल्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया है फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट का, इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू डाल रहे हैं ना, ट्यूब लेंथ कितना आ रहा है 6.75, नियर पॉइंट रख दिया 25, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये 16.75 पढ़ो बराबर, बट पीछे आंसर कितना लिखा है 20, और 20 आंसर लिखा है इस बेसिस के ऊपर कि जब दो लेंस है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है MO इंटू ME, और एक लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है V बाई U, दूसरे का भी V बाई U, दोनों के VU रखेगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बट अगर आप फॉर्मूला से करने जाओगे तो आपका आंसर अलग आ रहा है, कितना आ रहा है ये 16.887। इट इज नॉट मैचिंग विद द टेक्स्ट बुक आंसर, मैं लिख दे रहा हूं राइट। तो अगर दोनों लेंस के लिए U और V अवेलेबल है ना तो ऑलवेज कंबाइन लेंस करो M1 इंटू M2। इस लेंस के लिए क्या था, इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें आपका इमेज इंफिनिटी पे बना था, तो इसमें हमारे पास इस लेंस के लिए जो इमेज है ना वो इंफिनिटी पे है, तो इसीलिए हमने VU वाला फॉर्मूला यूज नहीं करा, बट जो बुक में फॉर्मूला दिया वो यूज करा LD अपन FO FE। उसमें L क्या से याद रखना, L दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, तो इसका फोकल लेंथ प्लस L प्लस इसका फोकल लेंथ कुल मिला के दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस बनता है। ये आप इससे क्वेश्चन खाली और खाली प्रैक्टिस से ही आने वाले हैं, आपको जितनी बार बने उतनी बार आपको इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अगला सवाल, ओके नेक्स्ट नंबर 12, अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट, ठीक है चलो माइक्रोस्कोप का ही क्वेश्चन, बेटा ध्यान से देखना, माइक्रोस्कोप का एक और क्वेश्चन आया, क्या कहा है क्वेश्चन में, अ पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब दो लेंस वाला माइक्रोस्कोप है, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड आईपीस का फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, okay, it can bring the object placed at 9 mm from the objective lens in sharp focus,
शार्प फोकस मतलब इमेज कहां बना, 25 सेंटीमीटर के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने, सुनना ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने, 0.99 mm मतलब खाली 0.9 सेंटीमीटर के ऊपर। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये वाला, उसका ऑब्जेक्ट कहां पर है, 0.9 सेंटीमीटर कहां पर, इस तरफ मतलब नेगेटिव। तो पहले ये एक इमेज बनाएगा, फाइंड करो इसका इमेज कहां बन रहा है, फाइनल इमेज कहां बना है, फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट, क्योंकि इमेज शार्प दिख रहा है, तो फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो सुनो अब यहां पे क्या होगा आगे, ये वाला जो इमेज बनाएगा इस तरफ होगा, तो इसका इमेज डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, दैट इज वी ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट। इसके लिए आपके पास फाइनल इमेज है, तो ये आईपीस का इमेज है, कितने डिस्टेंस पर है, 25 सेंटीमीटर, लेफ्ट के राइट, लेफ्ट राइट। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट जो यहां बनने वाला है बीच में, वो हम फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यू अवेलेबल है -0.9 सेंटीमीटर, राइट। और आईपीस के लिए क्या अवेलेबल है, वी अवेलेबल है, क्योंकि फाइनल इमेज कहां पे बना है, 25 सेंटीमीटर। साथ में दोनों का फोकल लेंथ भी अवेलेबल है, इसका 2.5 है और इसका फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो इसका यू अवेलेबल है, तो इसका क्या फाइंड करेंगे हम, वी फाइंड करेंगे। वी कैसे फाइंड करेंगे, यू एफ अपन यू माइनस एफ, यू एफ अपन यू माइनस एफ। इसके लिए इसका तो यू, हाँ इसके लिए वी अवेलेबल है, तो इसका यू फाइंड करेंगे। अभी लिखा फॉर्मूला एफ वी अपन एफ माइनस वी, एग्री, आगे ना, आगे ना, फाइंड कर लोगे यहाँ पे वीओ का वैल्यू, यहाँ पे यू फाइंड कर लोगे। दोनों लेंस के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, इसका वीओ और इसका यूई जोड़ दो, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंसेस। तो इसका वीओ मिल गया, इसका यूई मिल गया, दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू, इसके लिए वीओ प्लस इसके लिए यूई जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को प्लस ही रखना, यहां पे माइनस साइन है तो भी हम इसको ऐसे ही रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखेंगे खाली, क्या रखेंगे, खाली मैग्नीट्यूड रखेंगे, क्योंकि जोड़ना है डिस्टेंस को, समझे आप बात को। तो इसके लिए u अवेलेबल है, v फाइंड करेंगे। फाइनल इमेज 25 है जो इसको बनाना है, तो इसके लिए v अवेलेबल है, u फाइंड करो और दोनों vu को प्लस करो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन कंप्लीट चाहिए होमवर्क में। चलो अगला सवाल नंबर 13 इज अ क्वेश्चन ऑफ टेलीस्कोप एंड योर क्वेश्चन इज A small telescope has an objective lens. चलो ये क्वेश्चन किसका है, टेलीस्कोप। चलिए क्या कहा टेलीस्कोप में आपको, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ इज 144 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या है, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, इसको कहते हैं ट्यूब लेंथ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है एफओ बाई एफ ई, 144/6, मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 24 टाइम्स। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है आपने टेलीस्कोप में, ये मैग्निफिकेशन इज एफओ बाई एफ ई, और मैग्निफिकेशन ट्यूब लेंथ कितना होता है एफओ प्लस एफ ई, एफओ प्लस एफ ई इज योर ट्यूब लेंथ इन केस ऑफ द टेलीस्कोप। एफओ कितना है 144, एफ ई कितना है 6, और आंसर इज 150 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप के क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं, माइक्रोस्कोप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको दोनों लेंस के लिए यूवी वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। अगला सवाल नंबर 14 एंड योर क्वेश्चन इज, चलो चेक करो, अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप at an observatory has an objective lens of focal length, question is of telescope, and the objective has a focal length of 15 meter, eyepiece has a focal length of only 1 centimeter, that is 0.01 meter. What is the angular magnification, तो चलो मैग्निफिकेशन क्या होता है FO by FE, 15 by 0.01, कितना मैग्नीफाई करेगा, 1500 मैग्नीफाई करेगा। ओहो,
Second part of the question. If this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is 3.48 into 10 power 6 and the radius of the lunar orbit is 3.6 into 10 power 8. अब ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीएस काम है, कोई काम नहीं है. यहाँ पे एक्चुअल मून है. मून का डिस्टेंस आप प्रैक्टिकली इनफाइनाइट ले सकते हो. तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस के ऊपर बनेगा. तो जो रेज आएंगे वो कहाँ पे ऐसे गैदर होंगे? एट द फोकस. तो यहाँ पे ना आपको क्या बना? इमेज बना. ये क्या है? मून है. और ये क्या है? आपका इमेज. यू गेट दिस? कहाँ बनेगा ये इमेज? एट दी फोकस. फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव. सपोज इसका डायामीटर है स्मॉल डी और मून का डायामीटर है सपोज कैपिटल डी. और ये डिस्टेंस आप ले लो, आपको दिया है ये डिस्टेंस, देखो रेडियस ऑफ द ल्यूनर ऑर्बिट कितना दिया है? डिस्टेंस 3.8 इंटू 10 पावर 8 मीटर. ओके, समझ आई बात आपको? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा? आपका फोकस के ऊपर, राइट. और सिंपल सा आप लॉजिक यूज करो कि दिस डी बाई स्मॉल डी, क्योंकि यहां पे एंगल सेम बनेगा दोनों तरफ, है ना. So we can write here d by d equal to 3.8 into 10 power 8 divided by FO. Can I write this by this is equal to this by this? लिख सकते हैं ऐसा? समझ आया क्वेश्चन? बट यहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे इमेज will be formed, image will be formed at focus of objective. You understand this? सॉल्व करेंगे इसको. चलो, आपको ये स्मॉल डी निकालना है. स्मॉल डी इक्वल टू एफओ इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई 3.8 इंटू 10 पावर 8. व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ? 15 मीटर इंटू कैपिटल डी. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून इटसेल्फ? 3.48 इंटू 10 पावर 6 डिवाइड बाई, ब्लेसी 12 साइंस से चल रहा है बेटा, फिजिक्स ध्यान दो, ध्यान ही नहीं है उसका. चलो कितना आया ये? है 13.73. 10 पावर कुछ -2. सी योर आंसर इज 13.73 इंटू 10 पावर -2, दैट इज 13.73 सेंटीमीटर. इतने डायामीटर का मून का इमेज बनेगा. इतने डायमीटर का मून का इमेज बनेगा. देखो प्रैक्टिकली भी अगर आप मून के सामने यहाँ पे एक लेंस रख दोगे ना, तो लेंस के फोकस के ऊपर इमेज बनेगा. बनेगा कि नहीं? और जो इमेज बनेगा उसका डायमीटर क्या होगा? 13 सेंटीमीटर. क्योंकि आपने जो लेंस लिया है ना, उस लेंस का ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है. कितना ऑब्जेक्टिव है लेंस का? 15 मीटर का लेंस है. 15 मीटर समझते हो? ये क्लास से भी बड़ा. ये क्लास 7 मीटर 8 मीटर का होगा. इससे डबल साइज का फोकल लेंथ हो, मतलब वो लेंस जो है ना बहुत ही पतला लेंस होगा. क्योंकि फोकल लेंथ बहुत बड़ा है, मतलब रेज ज्यादा कन्वर्ज नहीं होने चाहिए, तो बहुत ही पतली लेंस बनाई होगी, तब जाके आपको इतनी हैवी फोकल लेंथ मिलेगी 15 मीटर की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कुछ तो बोलो. इसके आगे वाला क्वेश्चन आया समझ में? आगे ना, आगे ना, आगे ना, बोलो ना. ऐसा मैच में तो कल कितनी एनर्जी थी, ये कर रहे थे, अब तो मरने पड़े हैं सारे. हाँ जाओ तो. चलो नेक्स्ट. नंबर 15. और ये जो क्वेश्चन है ना नंबर 15, ये हम नहीं करेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता नहीं है. क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f. ये आपको प्रूव करना है. हम रे डायग्राम से ये प्रूव कर देते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन c एंड f है तो इमेज कहां बनेगा आपका? बियॉन्ड c. c मतलब 2f. So object is in between f and 2f, image is beyond 2f.
बट ये आपको प्रूव करना है फ्रॉम मिरर इक्वेशन। तो ये सब प्रूफ ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में है, तो ऐसे फालतू क्वेश्चन आते नहीं है, ये सारे ही ऐसे क्वेश्चन है। तो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आए एग्जाम में तो मुझे याद मत करना, नहीं आता एग्जाम में ये, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, okay, next one. A small pin fixed on a tabletop is viewed from above from a distance of 50 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? याद करो, पानी में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, ये वही क्वेश्चन है कि अगर आपने पिन के ऊपर ग्लास का स्लैब रख दिया और फिर अगर आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो आपको ऑब्जेक्ट कितना ऊपर दिखेगा ये आपको बताना है, राइट? ओके, चलिए। डज दिस आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब? नो। टोटल डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, स्लैब का थिकनेस 15 सेंटीमीटर ही है। वो स्लैब आप कहीं भी रखो, अपैरेंट डेप्थ विल बी, अपैरेंट हाइट विल बी सेम। तो यहां पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हम विल यूज द फॉर्मूला। फाइंड क्या करना है फाइनली हमें? बाय व्हाट डिस्टेंस द पिन अपीयर टू बी रेज्ड, कितना वो रेज होगा आपको बताना है, ठीक है? सो विल राइट हियर फॉर्मूला ऑफ अपैरेंट हाइट डेप्थ, h apparent divided by h actual is equal to refractive index of observer divided by refractive index, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। अपैरेंट हम फाइंड करेंगे। चलो, एक्चुअल ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या है? ये डोंट टेक द 50 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे 50 सेंटीमीटर में ग्लास नहीं है, ग्लास तो खाली कितना है 15 सेंटीमीटर थिकनेस का ही है, तो वहीं पे वो पाथ चेंज होने वाला है, बाकी पूरा तो एयर है, वहां पे कोई पाथ चेंज होने वाला नहीं है। पाथ अगर कहीं पे चेंज होगा तो कहां पे होगा? ग्लास में होगा, और ग्लास का थिकनेस कितना है? 15 सेंटीमीटर है। चलो, ऑब्जर्वर कहां पर है? एयर में है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ऑब्जेक्ट मतलब ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। सो योर अपैरेंट हाइट वुड बी इक्वल टू, आंसर क्या है इसका? पीछे आंसर क्या है? फाइव सेंटीमीटर। चलो, तो पेन कितना रेज दिखेगा वो चेक करो। जो डिस्टेंस एक्चुअली में 15 सेंटीमीटर था, वो डिस्टेंस कितना हो गया? 15 में से 10 हो गया, तो कितना रेज हुआ? 5 सेंटीमीटर। जो 15 सेंटीमीटर था वो रिफ्रैक्शन की वजह से कितना हो गया? 10 हो गया। यू गेट दिस? जो लाइट अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, सुनो, यहाँ पे आप जाओ, आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सपोज ऑब्जर्वर है, लाइक दिस। अभी पूरा अगर एयर है, अगर पूरा एयर होता, राइट, तो ये रेज कुछ इस तरह से आते, लाइक दिस, बट आपने बीच में रख दिया ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब क्या करेगा? रेज को कहां मूव करेगा? टुवर्ड्स और अवे? दिस विल मूव, किस तरफ जाएगा? ये है ओवरऑल अगर इफेक्ट देखोगे ना, तो ये रेज आपका इस तरफ बैंड होगा, द रे विल बैंड लाइक दिस। तो रे आपका ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा? पुट इट हियर, दिस इज वेयर यू विल गेट द ऑब्जेक्ट। तो इतना जो शिफ्ट हुआ है ना, ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब, दिस इज द शिफ्ट, राइट? तो यार आंसर क्या? रेज। चलो, आंसर क्या लिखना है? पेन इज रेज्ड बाय, पेन इज रेज्ड बाय, ग्लास स्लैब था कितना? 15 सेंटीमीटर का, बट रिफ्रैक्शन की वजह से कितना हो गया? वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? और स्लैब आप कहीं पे भी रखो, डजंट मैटर, रिफ्रैक्शन तो सेम ही होने वाला है। स्लैब आप यहां रखो, नीचे रखो, ऊपर रखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, सो वी राइट हियर पोजीशन ऑफ द ग्लास डज नॉट मैटर, पोजीशन ऑफ स्लैब does not matter, position of the slab
डज नॉट मैटर। समझ आ रहा है बात आपको? अगर स्लैब नहीं होता तो ये डिस्टेंस पूरा रहता। स्लैब है इसलिए रेस जब आए तो रेस यहां से क्या हुआ, बैंड हो गए। ये जो रेस ऐसे जाना चाहे तो बैंड होकर ऐसे चलेंगे। अब ये सारे रेस कहाँ मिलेंगे, इधर मिलेंगे। तो इट अपीयर्स लाइक कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, राइट। मतलब जो 15 सेंटीमीटर स्लैब में था, राइट, वो स्लैब की वजह से कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर ही हो गया। तो कितना शिफ्ट ऊपर आ गया, 5 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है क्वेश्चन आपको? आ गया ना? मरे हुए सबके सब ज़ॉम्बी बैठो ना, ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बीज। देयर इज अ ट्राइब इन अफ्रीका, देयर इज अ ट्राइब इन अफ्रीका जहां पे लिटरली ज़ॉम्बीज रहते हैं। बिकॉज बिकॉज पूरे दिन वो ट्यूब के नशे में रहते हैं। ट्यूब मतलब जो पंचर वाले के पास जो गम होता है ना, पंचर वाला जो गम यूज करता है ना टायर चिपकाने के लिए, ये मोची लोग जो गम यूज करते हैं, उस गम के अंदर जो केमिकल होते हैं वो हाईली एडिक्टिव होते हैं। और वो केमिकल के जो फ्यूम्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली तुम्हारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं। और उससे भी खतरनाक होता है जेट प्लेन का फ्यूल, जेट फ्यूल कहते हैं। वो जेट फ्यूल के अंदर भी जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल भी तुम्हारे नर्वस सिस्टम को जैसे ही तुम इनहेल करोगे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तुम्हारे माइंड को ब्लैकआउट कर देंगे। तो वहां पे अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका सुडान जो पर्टिकुलर एरिया है, सुडान जो सिटी है, वहां पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। हम तो बेटर है कि इंडिया में है, यहाँ तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर आप यूट्यूब पे इनके वीडियो देखोगे ना, सुडान के, जिम्बाब्वे के, देन यू विल रियली रियलाइज कि तुम कितने लकी हो कि तुम इंडिया में पैदा हुए हो। क्योंकि वहां पे ना एम्प्लॉयमेंट है, ना एजुकेशन है, ना इतने पैसे है, कुछ भी नहीं है। उनका जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम वो भी पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहां पे कचरे के बड़े बड़े ढेर में प्लास्टिक जमा करते हैं, और वो प्लास्टिक थोड़ा बहुत इधर उधर बेच के वो लोग वो ट्यूब खरीदते हैं, और वो ट्यूब का नशा करते हैं पूरे पूरे दिन। 6-6, 8-8 साल के बच्चे भी। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें हर एक के जेब के अंदर वो ट्यूब था। छोटे छोटे बच्चे को भी वो जब मिलता था ना, 6, 7, 8 साल, 9 साल के, उनके जेब में भी ट्यूब था। और जेट फ्यूल के लिए तो पूरा एक सेंटर बना था जहां पर सब ऐसे, और सब दे ऑल विल लाइक ज़ॉम्बी। उनको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी होश आवाज कुछ नहीं है, बस खाली ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इट फील लाइक दे आर ज़ॉम्बी। तो वीडियो बनाने वाला था ना, उसकी भी एक पॉइंट के ऊपर फट गई थी, क्योंकि उसने वो जो मेन सेंटर था ना जेट फ्यूल का, वहां जाके उसने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद वो सारे बोलते हैं कि तूने वीडियो तो बना लिया, अब हमारे खाने का कुछ कर। और जितने लोग वहां थे ना, वो सब उसको घेर पड़े आजू बाजू से। वो भागा वो बराबर अपना कैमरा लेके। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, हम जो चकाचौंध देखते हैं ना सूरत में, इंडिया में, वी आर लकी इनफ कि हम इतनी चकाचौंध देख पाते हैं। बाकी ये जो अफ्रीका के जो स्टेट्स है ना, वो बहुत खराब हालत है वहां पे, बहुत खराब। एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल आर एडिक्टेड देयर, सब लोग एडिक्टेड। और ये ट्यूब का एडिक्शन जो है ना, वो इतना खतरनाक होता है कि एक बार आपने इनहेल किया ना, तो आप कई घंटों तक गए। आपने वो संजू पिक्चर देखा है, संजू पिक्चर? वो संजू पिक्चर में याद करो, संजू जो है ना, वो स्टार्टिंग में पहले थोड़ा थोड़ा दारू का नशा करता है, फिर वो ड्रग का नशा करता है, उसके बाद वो स्टिकर का नशा करता है। देखा था आपने? वो एक स्टिकर होता है, वो स्टिकर यहाँ पर रखता है मुंह में। वो स्टिकर जो है ना, वो एक्चुअली एक ड्रग होता है उसके अंदर, और वो ड्रग इतना पावरफुल होता है। अभी हम एक मीटिंग में बैठे तो वहां हमारा एक डिस्कशन हो रहा था, वहां हमारा एक दोस्त कह रहा था कि ये जो स्टिकर है ना, ये स्टिकर सूरत में भी मिलते हैं। और लिसन टू मी, मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उसका रियलिटी बता रहा हूं। बहुत पॉश एरिया के जो बच्चे होते हैं ना, बहुत पॉश एरिया के, सिटी लाइट वाले, वेसू वाले, राइट, तो वो एक स्टिकर जो है वो करीब 3500 से 4000 का आता है, इतना स्टिकर। और वो ऐसा कह रहा था कि उसके कुछ दोस्त थे, वो इनका नशा किए थे। मीन्स उन्होंने एक बार वो स्टिकर मुंह में रखा ना, तो 3 दिन तक वो एक ही जगह बैठे रहे, खाए बिना, पिए बिना, कुछ भी करे बिना। 3 दिन तक वो एक ही जगह बैठे रहे, कोई खाने का बान नहीं, कोई पीने का बान नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन एक ही जगह बैठे रहे। कैन यू इमेजिन? वो 3 दिन के बाद जब उसको होश आया ना, वो बोलता है कि कितने दिन हो गए,
उसको ये भी नहीं पता 3 दिन हो गए। ऐसी ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्ट तुम्हारे नर्वस सिस्टम पे जाके इफेक्ट करती है। एनीवेज कम बैक टू द रे ऑप्टिक्स। सो आई एम टेलिंग यू वी आर वेरी लकी कि हम इंडिया में हैं। अगला सवाल रे ऑप्टिक्स का, बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर। चेक करो क्या है क्वेश्चन में। रे मामू ध्यान यहाँ पे, अटेंशन। एक फिगर में आपको ऑप्टिकल फाइबर दिया, लाइट पाइप कहा है इसको, जिसमें से आप लाइट को ट्रांसमिट करवा सकते हो विदाउट एनी लॉस। हमने इसका थियरी सीखा था, राइट। इसे कहते हैं कोर मटेरियल, इसे कहते हैं क्लैडिंग मटेरियल। कोर हमेशा ऑप्टिकली डेंस होता है, क्लैडिंग हमेशा ऑप्टिकली रेयर होता है, राइट। और मीडियम इस तरह से सिलेक्ट करे जाते हैं ताकि जितनी भी बार लाइट यहाँ टकराएगी वो इंटरनली रिफ्लेक्टिव होने वाली है, बाहर जाने वाली नहीं है। चलो क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि ये फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.68, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.68, राइट। और बाहर जो कवर है, कवर मतलब क्लैडिंग, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कवर कह लो, कवर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल ऑफ incident ray with the axis of the pipe for which the total internal reflection inside the pipe take place as shown in figure, right? आया मारेंगे क्या मुझे दोनों मिलके? ओके, सो अटेंशन एवरीवन प्लीज। सो यहां पे आपको ये पूछा है कि ये एंगल का रेंज कितना होगा ताकि लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहां पे ध्यान से सुनना, आप किसी भी एंगल पे लाइट इंसिडेंट कराओगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। पहले हम ये फाइंड करेंगे कि यहां पे आपका एंगल कंपलसरी क्या होना चाहिए, मोर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली है, तो यहां पे एंगल क्या होना चाहिए, मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो पहले मैं क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लूंगा। आई विल फर्स्ट फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस ऑप्टिकल फाइबर। सो क्या फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का, साइन सी इक्वल टू 1/n। यू विल फाइंड द क्रिटिकल एंगल एंड द फॉर्मूला इज साइन सी इज इक्वल टू 1/n। n किसका होता है यहाँ पे, ऑप्टिकली डेंस, डेंस कौन है यहाँ पे, कोर, ऊपर कौन आएगा ऑप्टिकली रेयर, रेयर कौन है यहाँ पे, कवर। चलो कवर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.68। तो यहां पे आपको साइन सी का वैल्यू कितना मिल रहा है, बताओ फटाफट पॉइंट में, जल्दी। 0.857। चलो इसके लिए एंगल निकाल लेते हैं टेबल से। कल हमने लॉग टेबल निकाला था ना, साइन टेबल हमने कल डाउनलोड किया था। इसका क्या सीन है, एग्जिट, इसको क्या करते हैं, एग्जिट, सेव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, है? हाँ ओके, ये रहा, क्या बात करते हो, कीप सेव। तो मस्त लेक्चर है भाई, ग्रेविटी चल रहा है। चलो साइन टेबल कहीं पे यहाँ पे होगा, ये रहा। ये कितना वैल्यू था, 0.857 वैल्यू था, 0.857 आपको एंगल निकालना है, 0.8, ये रहा। चलो आ गया, आजा आया, नहीं आया, आजा, आया, आ गया, अभी भी नहीं आया, आ गया, आ गया, रुक 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 रुक, 857। ओके, वी कैन टेक दिस वैल्यू 857, 59 डिग्री यू कैन टेक, 857 यू कैन टेक दिस वैल्यू 59 डिग्री, 59 था ना बेटा, ध्यान से देखना आप। चलो आपको ये नहीं पूछा था, आपको ये पूछा है कि यहां पे कितना एंगल का इंसिडेंस होना चाहिए, यहां पे कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड यू। ओके चलो, तो अब क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, यहां पे एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल सी, राइट। सो कैन आई फाइंड दिस एंगल, लाइट ऐसे एंट्री करने वाली है, मुझे ये फाइंड करना है। लेट्स से इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द ट्राइंगल, कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द ट्राइंगल, कैसे,
हाँ हाँ, सब बोलना तो। ओके, सो वी राइट हियर फ्रॉम ट्रायंगल वी कैन राइट r प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 90, क्योंकि ये एंगल 90 है तो बाकी दो मिला के 90 होना चाहिए, टोटल इक्वल टू 180। तो आपका r कितना हो जाएगा 90 माइनस c कितना है 59, कितना हो जाएगा ये 31 डिग्री। बेटा आपके पास r आ गया 31, आपको निकालना है i, तो यहां पे क्या लगाएंगे, स्नेल लॉ लगा देंगे अब, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ ना, नाउ अप्लाई द स्नेल्स लॉ। चलो स्नेल लॉ के लिए मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे लिख देता हूं। इस तरफ एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1, इस तरफ कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.68। चलो स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, सो वी राइट हियर स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, स्नेल्स लॉ एट एंट्री पॉइंट। चले यहां पे क्या लिखेंगे n1 दैट इज 1 sin i इज इक्वल टू n2 दैट इज 1.68 इंटू साइन r, r का वैल्यू कितना है 31, समझे कि नहीं। तो पहले ये एंगल निकाला साइन सी यूज करके क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला से, फिर ये निकाला ट्राइंगल यूज करके, और अब स्नेल लॉ यूज करके आई निकालना है। ये सारे 4-4 मार्क के क्वेश्चन है। चलो साइन आई का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 31, लेट्स सी इन टेबल साइन 31, साइन 31 0.515, 1.68 इंटू 0.515 कितना हो रहा है 0.865, दैट्स द वैल्यू ऑफ साइन आई। चलो वापस रिवर्स चलता है, वैल्यू चेक करना है, एंगल पॉइंट कितना था 865, चलो 0.86, पीछे वाले मुंह बंद रखो, ये रहा 865, कितना है 59.9, 59.9, 59.9। ओके, मतलब आप कितने रेंज पे लाइट को इंसिडेंट करा सकते हो बेटा, आप 0 डिग्री से लेके आप कहां तक लाइट को इंसिडेंट करा सकते हो 59.9 तक। अगर ये एंगल आपने 59.9 मतलब 60 से बड़ा कर दिया तो फिर यहां पे लाइट बाहर निकल जाएगी, इंटरनल रिफ्लेक्ट होने वाली नहीं है। यू गेट द लॉजिक यार, अप टू दिस एंगल। देखो यहां से जैसे ही आप ये एंगल बढ़ाओगे, क्या होगा यहाँ पे, ये वाला एंगल भी बढ़ जाएगा, राइट, ये एंगल बढ़ जाएगा। तो अपने आप सी अगर आप इसको अगर आप थोड़ा बड़ा करोगे ऐसे, तो भाई लाल कलर लाओ, चल, इसको अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो यहां भी एंगल आपका बढ़ जाएगा, राइट। हाँ तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, ये एंगल अगर आप बड़ा करोगे, तो ये एंगल अगर आप बड़ा करोगे तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा, ये एंगल बड़ा तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लाइट वापस ही आने वाली है। नहीं मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं बहुत बार करा चुका है क्वेश्चन। ओके 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 ओके, ए मुन्ना लोग, ये अगर छोटा होगा ना एंगल, लाइट रिफ्लेक्ट कब होगी इंटरनली, जब एंगल यहां पे क्या हो क्रिटिकल से बड़ा हो। ये एंगल अगर क्रिटिकल से छोटा हो गया तो लाइट बाहर निकल जाएगी। यू गेट दिस, वापस देखो, अगर ये एंगल आप बड़ा करोगे यहां पे तो ये रे ऐसे हो जाएगा, ये एंगल बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, जैसे ये एंगल क्रिटिकल से छोटा हो गया लाइट बाहर निकल जाएगी। इसलिए आप इंसिडेंस एंगल कितना रख सकते हो इसमें, 0 से लेके कितने एंगल तक आप इंसिडेंट करवा सकते हो 59.9। तो इस केस में आपका जो रेंज है दैट इज 0 to 59.9। सो हियर वी कैन राइट द रेंज इज इक्वल टू, in this case the range of angle is from 0 to 59.9। अब सेकेंड केस में यही आंसर फाइंड करना है। अगर आपने कवर हटा दिया, अगर आपने हटा दिया, नाउ फाइंड द आंसर। ट्राई करो कितना आंसर आ रहा है, कवर हटा देना आपको, खाली आपके पास अभी कोर है, कवर नहीं है। इन दैट केस फाइंड व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि अब ऊपर 1 आ जाएगा, कवर तो है ही नहीं। टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ क्रिटिकल हियर, फाइंड करो क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है। चलो